नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मुंबई के करीब एक जगह है पनवेल, आप सबने सुना होगा। इसी पनवेल में पिछले साल 7 अक्टूबर को एक बहुत दर्दनाक घटना हुई थी। हुआ ये था कि एक महिला शाम के वक्त तकरीबन 6:30-7 बजे, जब अंधेरा घिर आया था, अपने घर से कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए निकली थी। जब वो घर से निकल रही थी तो उनके बेटे ने उनसे ये कहा कि माँ, आते हुए प्लीज़ थोड़ी दही भी लेकर आइएगा। तो उसे दही खाने की इच्छा रही होगी, तो उसने उन महिला से रिक्वेस्ट किया अपनी माँ से, और वो घर से निकल गई कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए। लेकिन काफ़ी देर हो गई रात को, मगर वो महिला घर नहीं लौटी। फ़ोन करने पर फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। अब घर वाले परेशान हो गए। वो घर से निकले और निकलने के बाद सीधे पहुँचे उस डेली नीड शॉप में, दुकान पर, जहाँ से वो कुछ घरेलू चीज़ें खरीदने के लिए पहुँची थी। दुकानदार से जब पूछा तो दुकानदार ने कहा कि हाँ, उन्हें तो आए हुए काफ़ी वक्त हो गए और तकरीबन 1.5 घंटे पहले ही वो यहाँ से जा चुकी थी। तो घर वालों ने फिर ये पूछा कि लेकिन गई किस तरफ? तो दुकानदार ने बताया कि इधर कच्चे रास्ते से वो घर की तरफ गई थी। तो इस बातचीत से आप समझ सकते हैं कि उनके घर को जाने की जो एक मुख्य सड़क है, मेन रोड है, वो तो है ही। इसके अलावा एक डेजर्टेड रोड भी है, एक खाली रास्ता भी है जो अक्सर सुनसान पड़ा रहता है, लेकिन शायद वो शॉर्टकट है जिसकी वजह से उस रोज़ शाम को ये महिला उस रास्ते से अपने घर के लिए निकली थी। अब अनहोनी की आशंका पूरे परिवार को सताने लगी और घबराए हुए लोग, परेशान लोग उस सुनसान रास्ते पर बढ़ चले, ये देखने के लिए कि कहीं उनके फैमिली मेम्बर को, उस महिला को कुछ हुआ तो नहीं है। और जैसा कि डर था वही हुआ। उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने पर उन्हें अपने घर के इस मेंबर की लाश पड़ी हुई मिली। यानी जो बेटा अपनी माँ को ढूंढ रहा था और जो बेटा अपनी माँ से ये रिक्वेस्ट कर रहा था थोड़ी देर पहले कि माँ मेरे लिए दही लेकर आइएगा, वो माँ जो है वो बीच रास्ते में मृत पड़ी थी, मरी हुई पड़ी थी। ये देखते ही परिवार के जो लोग थे उनमें तो चीख पुकार मच गई, वो रोने लगे। आसपास के जो लोग थे, जब उन्हें पता चला, वो भी मौके पर पहुंचे और सारे लोग ये देखकर हैरान रह गए कि बिल्कुल सही सलामत थोड़ी देर पहले जिनको सारे लोगों ने देखा था, उनकी लाश इस वक्त यहाँ पर पड़ी हुई है। अगर ऊपर से देखा जाए सरसरी तौर पर तो उनके जिस्म पर कोई भी ऐसे चोट के निशान मौजूद नहीं थे। हालांकि उनके शरीर में जो थोड़े मोड़े ऑर्नामेंट्स थे, वो ऑर्नामेंट्स गायब थे, वो जेवरात गायब थे और उनका मोबाइल फ़ोन भी गुम हो चुका था। लेकिन शुरू में लोगों की नज़र इन चीज़ों पर नहीं गई, क्योंकि लोगों का सारा फोकस तो इसी बात पर था कि इनको हुआ क्या। और बेशक उनकी जान जा चुकी थी, लेकिन घर वालों को ये लग रहा था कि शायद ये रिकवर कर जाएं और हो सकता है मृत्यु न हुई हो। तो आनन फानन में घर वाले और आसपास के लोग उनको उठाकर हॉस्पिटल भी लेकर गए पास के, मगर पास के हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉट डेड करार दिया, यानी ये बताया कि इनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। तो खैर, जब ये जानकारी पनवेल पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसने इस मामले की जांच शुरू की। और जिस तरह का पूरा ये सीक्वेंस था, जो घटनाक्रम था, उसे जब पुलिस को बताया गया तो पुलिस को लगा कि ये एक अननेचुरल डेथ का केस है, क्योंकि शुरू में पुलिस को भी ये नहीं पता था कि उनका मोबाइल फ़ोन और जेवर जैसी चीज़ें जो है वो वहाँ से गायब हो गई हैं, किसी ने चुरा लिया है या किसी ने लूट लिया है, ये पुलिस को पता नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस दर्ज करने के बाद उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, तब जो खुलासा हुआ उसने पुलिस वालों को इस मामले पर बहुत गहराई से और गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। इनका कत्ल हुआ था और कत्ल गला घोंट कर किया गया था। यही वजह है कि जिस्म के दूसरे हिस्सों में कोई मारपीट के या फिर किसी तेज़धार हथियार से वार किए जाने के कोई निशान मौजूद नहीं थे, लेकिन गले में कुछ इंटरनल स्ट्रैंगुलेशन मार्क थे। गमछे या कपड़े से, तौलिए से गला घोटा गया था, जिसके निशान गले के अंदर थे और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की थी। अब पुलिस ने जो अननेचुरल डेथ का केस था उस केस को चेंज कर दिया और जो हमारी नई आपराधिक संहिता बनी है, जिसे BNS कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 103 के तहत कत्ल, यानी जो पहले IPC 302 था, तो 103 के तहत कत्ल और
311 के तहत रॉबरी यानी लूटपाट का केस इस सिलसिले में पनवेल पुलिस ने दर्ज किया और ये केस जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस ने छानबीन आगे बढ़ाई। दिन गुजरते रहे लेकिन पुलिस को इस मामले में कोई लीड नहीं मिली, क्योंकि पुलिस को ऐसा कोई भी चश्मदीद नहीं मिला जिसने किसी को उस सुनसान रास्ते की तरफ जाते हुए या फिर वहाँ से वापस आते हुए देखा हो। ये एक इत्तेफाक की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं जाएगा तो हर बार हर कोई किसी को नोटिस करे, ये ज़रूरी नहीं है। तो किसी भी संदिग्ध आदमी को आसपास के लोगों ने उस सुनसान रास्ते की तरफ उस टाइम फ्रेम में जाते हुए या आते हुए नहीं देखा था। ऐसे में पुलिस के पास इस केस को सॉल्व करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई फुटेज या ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिसके बारे में ये कहा जा सके कि वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, क्योंकि वहाँ वो जगह भी सुनसान थी। और तो और पुलिस जो इस मामले की तफ्तीश कर रही है उसने ये भी देखा कि सच तो यह है कि वहाँ से कोई पगडंडी जैसी जगह भी नहीं है। मतलब कहता है ना पाथवे जिससे आदमी पैदल चलकर कहीं पहुँचता है, वो भी नहीं था। उबड़ खाबड़ ज़मीन सी थी और जंगली इलाका था, लेकिन हाँ उस जगह से क्रॉस करके लोग कई बार अपने मोहल्ले में चले जाया करते थे। तो ऐसे में पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम था। अब पुलिस ने यह तय किया कि इस केस की जांच जो है और गहराई से करने की ज़रूरत है। आला अधिकारी जो पुलिस के हैं उन्होंने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी। अब कई दिन गुजरने के बाद जब केस लोकल पुलिस से सॉल्व नहीं हुआ, क्राइम ब्रांच की इस मामले में एंट्री हो गई, तो क्राइम ब्रांच ने इस मामले को नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और जो इनिशियल फाइंडिंग्स लोकल पुलिस की थी वो सारी बातें क्राइम ब्रांच पता कर चुकी थी। पुलिस अब उससे आगे बढ़ना चाहती थी। पुलिस ने तय किया कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। क्राइम ब्रांच का इरादा कुछ ऐसा ही था और उसने इसी इरादे से उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी मोबाइल टावर था जिसके साथ उस एरिया के तमाम मोबाइल फ़ोन कनेक्ट होते थे, उस मोबाइल टावर से पुलिस ने डंप डाटा कलेक्ट किया। और ये डंप डेटा जो उस समय का पुलिस ने कलेक्ट किया, उस समय तकरीबन 2000 मोबाइल फ़ोन उस पर्टिकुलर एरिया में एक्टिव थे और वो 1 या 2 टावर के साथ वो कनेक्टेड थे। अब पुलिस को इन 2000 मोबाइल फ़ोन में उस संदिग्ध आदमी को फ़िल्टर करना था, जो अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम था। पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर नंबरों को स्कैन करती रही, फ़ोन करती रही, लोगों से बात करती रही। कुछ नंबर ऑफ मिले, कुछ नंबर आउट ऑफ रीच मिले, कुछ नंबरों पर बात हुई, लेकिन पुलिस को कोई बहुत कंक्रीट इन्फॉर्मेशन या जानकारी किसी संदिग्ध के बारे में इस एक्सरसाइज से नहीं मिल सकी। अलबत्ता पुलिस जो उस मोबाइल फ़ोन, जो महिला का मोबाइल फ़ोन लूटा गया था, उस मोबाइल फ़ोन को भी पुलिस ने सर्विलांस पर लगा दिया था ताकि वो मोबाइल फ़ोन कभी ऑन हो तो पुलिस को ये पता चले कि मोबाइल फ़ोन ऑन हुआ है और उसकी लोकेशन पुलिस ढूंढ पाए। इसका पुलिस को फ़ायदा तकरीबन 2 महीने बाद जाकर मिला। वो मोबाइल फ़ोन मध्य प्रदेश में स्विच ऑन हुआ और जगह थी रीवा। तो जब रीवा में वो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन हुआ तो पुलिस को लगा कि भाई कातिल का कोई ना कोई कनेक्शन मध्य प्रदेश से, रीवा से ज़रूर है। और जहाँ पर भी वो मोबाइल फ़ोन एक्टिव था, पुलिस की एक टीम, क्राइम ब्रांच की एक टीम फ़ौरन वहाँ पर पहुँच गई। और पुलिस जब वहाँ पहुँची तो पुलिस ने वहाँ एक आदमी को हिरासत में लिया, जिसके पास से उस पीड़ित महिला का, जिनकी हत्या हुई थी, उनका मोबाइल फ़ोन पुलिस ने रिकवर कर लिया। और जब मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ तो उससे यही सस्पेक्ट था, इससे पूछताछ हुई, पुलिस ने सख्ती की। जब उससे सख्ती की पूछताछ हुई तो वो बेसिकली एक इनोसेंट आदमी था। उसने कहा कि उसको इस तरह की किसी घटना या जानकारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसे तो ये फ़ोन जो है उसके बहनोई ने दी थी। अब ये बात जब पुलिस ने सुनी तो पुलिस को लगा कि इसका मतलब जो इसका बहनोई है, जिसने वो फ़ोन इसको दिया है, लूटा हुआ फ़ोन, वो भी मर्डर के बाद, वही इस मामले का एक्यूज्ड है। और अब पुलिस उसकी तलाश में जुट गई और फाइनली उसको 2 महीने के बाद पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। वो रीवा में ही पकड़ा गया। उसका नाम था शरद घनश्याम साहू। मूल रूप से शरद जो है वो असम का रहने वाला है। और पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार किया तो शुरू में तो इसने झूठी कहानियाँ सुनाई, लेकिन बाद में इसने कबूल कर लिया कि हाँ, उस महिला के कत्ल के पीछे इसी का हाथ था, खुद उसी का हाथ था, और उसने ये कत्ल अपने गमछे से गला घोंटकर किया था। पुलिस ने पूछा कि क्या लूटपाट ही इरादा था, और अगर इरादा था तो कितनी कीमती चीज़ें उसे मिली, क्या क्या उसने लूटा। तो उसने कहा कि लूटपाट इरादा नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या दुश्मनी थी। आखिर एक
महिला को, एक अनजान महिला को इस शरद घनश्याम साहू नाम के आदमी ने उसकी जान क्यों ले ली। तो इसके पीछे जो कहानी है वो बहुत ही शॉकिंग है और दुखद भी है। शॉकिंग क्यों है? क्योंकि ये जो शरद घनश्याम साहू है, इसका उस महिला के प्रति एक अनजाना अनकहा इन्फैचुएशन था। आप इसको सही शब्द तो मेरे ख्याल से लगाव या आकर्षण कह सकते हैं, लेकिन ये इतना नकारात्मक है घनश्याम साहू के मामले में कि इसको आकर्षण या लगाव नहीं कह सकते। इसको आप कह सकते हैं कि उसकी सोच गंदी थी या हवस थी उसके दिल में, और वो इस महिला को लगातार जो है वो स्टॉक किया करता था, उसका पीछा करता था। महिला को इसके बारे में जानकारी नहीं थी और ये बेसिकली एक वन साइडेड अफेयर था। लव अफेयर नहीं कह रहा हूँ, अफेयर, जिसमें ये आदमी लगातार उस महिला का पीछा करता था और उसके बारे में सारी जानकारियां भी वो जुटा चुका था। उसको ये पता था कि ये जो महिला है वो अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और क्लास 1 से क्लास 12वीं तक के स्टूडेंट्स जो है उसके घर में अक्सर आते जाते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक ट्यूशन क्लासेस चलते हैं, कब वो घर में रहती है, कब घर से बाहर निकलती है, कहाँ जाती है, अकेली जाती है, किसी के साथ जाती है, ये सारी चीज़ें शरद घनश्याम साहू को पता था और वो इतना ऑब्सेस्ड था कि लगातार इस महिला का पीछा करता था, महिला की जानकारी के बगैर। उस रोज़ जिस दिन ये घटना हुई 7 अक्टूबर को 2024 को, उस दिन ये महिला जब घर से निकली तो शरद घनश्याम साहू ने इसका फिर से पीछा करना शुरू कर दिया। दुकान से ज़रूरत की चीज़ें और ख़ासकर बेटे के कहे मुताबिक दही लेकर जब वो महिला आगे बढ़ी उस सुनसान रास्ते पर, तो ये शरद घनश्याम साहू उसके पीछे पहुंच गया। वो सही मौके के इंतज़ार में था, उसे लगा कि यही सही मौका है क्योंकि ये महिला अकेली है, और उसने इस महिला के साथ बदतमीज़ी की और उसके साथ जो है उसने रिलेशन बनाने की कोशिश की। लेकिन कोई भी महिला किसी भी आदमी के साथ, मतलब ये सोचना भी बड़ा वियर्ड और अजीब सा है कि मतलब कैसे वो महिला तैयार होती। ये सिरफिरा आदमी शरद घनश्याम साहू, इसने उस महिला के उस रिजेक्शन को या आप कह ले कि रेजिस्टेंस को, रोक को, प्रतिकार को इतना नेगेटिवली लिया कि उसने फिर उस महिला की गमछे से गला घोंटकर वहीं पर हत्या कर दी। यानी उस महिला के साथ उसने रेप की कोशिश की, नाकाम हो गया, गमछे से गला घोंटकर हत्या की, और जो भी सोने चांदी के जेवर उसके शरीर में थे, उन्होंने जो पहन रखी थी, वो सारे जेवरात लूट कर ये आदमी वहाँ से भाग निकला। मोबाइल फ़ोन भी लूट कर ले गया था और उसे पता था कि मोबाइल फ़ोन सर्विलांस पे लग सकता है, तो इसीलिए बहुत समय तक उसने अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ ही रखा था, लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन। लेकिन जब तकरीबन 2 महीने का वक्त गुजर गया तो उसने वो मोबाइल फ़ोन अपने एक रिलेटिव को दे भी दिया और साथ ही उसे कहा कि तुम इसे यूज़ करो, और उसे नहीं पता था कि 2 महीने बाद भी पुलिस उसे ढूंढ रही होगी या उसका मोबाइल फ़ोन सर्विलांस पर लगा हुआ होगा, और फाइनली पुलिस ने जो है उसी मोबाइल फ़ोन की बदौलत इस शरद घनश्याम साहू को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इससे पहले पुलिस ने जो डंप डेटा कलेक्शन करने का जो एक्सरसाइज किया वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसके सहारे भी पुलिस जो है इस गुनहगार तक पहुंच सकती थी, जिसकी एक्सरसाइज में, जिस कोशिश में पुलिस लगी हुई थी। लेकिन इसी बीच फ़ोन के ऑन हो जाने से पुलिस का काम थोड़ा आसान हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं जो आपने मेरी प्रीवियस स्टोरी पे किया है। सुप्रतिम सर जी, बहुत दिनों के बाद आपकी स्टोरी सुनने का मन मिला, दिल खुश हो गया, ऐसा कह रहे हैं मुकेश यादव, और उन्होंने राम राम कह के ग्रीट किया है। मेरी ओर से भी आपको राम राम। शोभित पासवान ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। मोहम्मद अहमद है, ये सावित्री दास के बाद में आए सर, आपकी कहानी सुनने के लिए बहुत आपका इंतज़ार करना पड़ा सर। ओह, थैंक यू वेरी मच अहमद साहब इस हौसला अफजाई के लिए। असल में जैसा कि आपको पता है, क्राइम तक की जो टीम है वो कुछ दिनों पहले छुट्टी पर गई हुई थी, और इत्तेफाक से मुझे कुछ घर में काम था तो मैं जा नहीं पाया, और मैं यहाँ अकेला था। लेकिन अब मैं एक अकेला, और मैं जो मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आज तक का शो है वारदात, उसके प्रोडक्शन में मैं लगा रहता हूँ, तो वो भी काम था, तो इस वजह से कुछ दिनों का गैप हो गया था। तो यही वजह है कि आप लोग कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद मेरी हाज़िरी लगी। DS भक्ति राधे राधे जी लिख रहे हैं, आरी वर्क स्टोरी बहुत दुख भरी है, उन्होंने प्रीवियस स्टोरी पर ये कमेंट किया है। और आयशा कन्नू ने कमेंट किया है, ये इन्होंने लिखा है लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लखनऊ, क्योंकि लखनऊ की ही मैंने एक कहानी आप लोगों को सुनाई थी कल, और वो बड़ी शॉकिंग स्टोरी है, क्योंकि उस स्टोरी में एक एडवोकेट जो है उसने कत्ल की साजिश रची और बाकायदा उसने सुपारी भी दी। कितनी हैरानी वाली बात है, कानून का इतना जानकार
जो दिन भर कानून के साथ ही उठता बैठता हो वो भी कानून हाथ में ले और कत्ल करवाने की कोशिश करे, तो आप सोचिए। गियर शिफ्टर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने सीसीटीवी के इन्वेंटर की बड़ी तारीफ की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीसीटीवी आज की तारीख में क्राइम डिटेक्शन का मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस या टूल है। परूप श्रेष्ठा जी ने भी कमेंट किया है। तालिब अहमद का कमेंट है, स्वागत आपका। निखिल रूल्स, प्रदीप भाम्बू जी, वर्जीनिया डिसूजा, होल के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। नाम उन्होंने अपना लिखा या नहीं, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। निवेदिता गुप्ता जी, और उन्होंने कहा कि कहानी उनको बहुत अच्छी लगी, हालांकि घटनाक्रम दुखद था, लेकिन उनके कहने का मतलब तो यही होगा कि जिस तरह से मैंने वो कहानी सुनाई वो उनको अच्छी लगी। विनय नासवाले जी का भी कमेंट है, और भंवर जहांगीर, इन्होंने भी कमेंट किया है। तो भंवर जहांगीर, नहीं, जहांगीर नाम नहीं है, भंवर जिनागर नाम है। भंवर जहांगीर मैं इसलिए बोल गया क्योंकि मेरे एक कलीग थे पहले दैनिक भास्कर में, उनका नाम भंवर जहांगीर है, तो वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मुझे लगा कि उन्हीं का कोई हमनाम जो है उसने कमेंट किया होगा, इसलिए मैं भंवर जहांगीर बोल गया, लेकिन इनका नाम है भंवर जिनागर। तो एनीवे, बहुत बहुत स्वागत आपका। कारखोला थापा ने भी कमेंट किया है हांगकांग से। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, फिलहाल ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी कमेंट करते रहें, स्टोरी पर अपनी राय दें, और जो भी आपके मन में ख्याल आता है वो आप उसे यहाँ लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मैं हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।